नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है धुरीना स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी, और उस ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ लिया था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर 1 का कुछ छोटा सा एक पार्ट या हिस्सा, जिसमें हमने पढ़ा था अब तक मानव भूगोल का अर्थ। और उसमें आपने पढ़ा था तो मानव भूगोल के अर्थ के अंतर्गत मैंने बोला था आपके मूल रूप से है तो यहाँ 3 विद्वान थे। एक थे रैटजेल, एक थी कुमारी शैम्पुल, एक थे विडाल डी ला ब्लास। और उन तीनों की दी हुई जो मानव भूगोल की परिभाषा है वो परिभाषा थी, एक बुक का नाम था, एक शब्द आया था संभववाद था, और एक हमने पढ़ा था नियतिवाद। आज हम उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसी चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट। और उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने होगा मानव भूगोल की प्रकृति। कि मानव भूगोल है तो मानव भूगोल का अर्थ हमारा हो गया, और यहाँ सेकंड पार्ट है इसके अंतर्गत कि मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल की प्रकृति यानी इसका नेचर क्या है, ये कैसी है। तो जब इसके बारे में आप पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कोई भी जो विषय होता है उसका कोई ना कोई एक कार्य क्षेत्र होता है, कि कोई ना कोई जो भी विषय, उस विषय का कोई ना कोई एक कार्य क्षेत्र होता है। उस कार्य क्षेत्र के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई जाती है उसको कहा जाता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर। अब यहाँ जो मानव भूगोल की बात हो रही है तो मानव भूगोल की प्रकृति है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका संबंध है तो किससे है, मानव के और क्रियाकलापों से है। कि मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, वो किस प्रकार से समाज में जीवन यापन करता है, किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो किस प्रकार प्रयासरत रहता है, उन सभी घटनाओं को उनको कहा जाता है, तो वो कहलाता है मानव भूगोल की प्रकृति। तो सीधा सीधा अर्थ है कि मानव भूगोल की अगर प्रकृति के बारे में हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब है भूगोल है, विषय है, तो उस भूगोल विषय के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर है आगे लिखा हुआ है हमारा मानव, तो सीधा सा है मानव के जो भी जितने भी क्रियाकलाप है, उनका जो रहन सहन का स्तर है, संसाधन है, जो भी सारी घटना है, उनको सबको अगर सम्मिलित किया जाए तो वो सारा का सारा आता है मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत। तो इसको बिल्कुल सरल शब्दों में हम कह सकते हैं मानव भूगोल की ये होती है प्रकृति। दूसरा यहाँ एक और आता है तो वो कहलाता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या यूं कह दें स्कोप। तो ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है या मानव भूगोल का ये स्कोप है। अब आप 12th वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बस वही हमें पढ़नी है। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें एक आता है जनसंख्या। कि पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण धरातल पर जहाँ भी जिस भी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या निवास करती है तो वो कहाँ है, कितनी है, किस परसेंटेज में है। अब ये जरूरी तो नहीं कि सभी जगह जनसंख्या का औसत रूप से वितरण समान हो सकता है कई जगह जनसंख्या का दबाव कम मिले, कई जगह जनसंख्या का दबाव वितरण है अधिक मिले, तो उसके अंतर्गत भिन्नता हो सकती है। वो उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर करेगा, वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर, वहाँ की जलवायु दशाओं पर। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम नंबर 1 कह सकते हैं, तो वो होता है हमारा जनसंख्या। दूसरा होता है यहाँ प्राकृतिक संसाधन। और प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध होंगे उन संसाधनों का उपयोग मानव करेगा, और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। या यूँ कह दें कि जैसे 10th क्लास के अंतर्गत आपके संसाधन का अर्थ आता है, तो संसाधन का अर्थ आप किससे लेते हो, कोई भी वो वस्तु विशेष जो मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको हम सरल शब्द में कहते हैं संसाधन। तो यहाँ जहाँ भी जनसंख्या निवास करेगी तो उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या जरूरी होंगे, उस क्षेत्र विशेष में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अब वो जहाँ बेहतर होंगे वहाँ जनसंख्या का जीवन का स्तर उच्च होगा, जनसंख्या का औसत रूप से वेतन भी आप कह सकते हो अधिक मिलेगा।
तीसरा होता है यहाँ पर सांस्कृतिक क्रियाकलाप, कि अब मनुष्य रहेगा, कहीं भी रहेगा तो यहाँ जरूरी है मनुष्य के रहने के लिए कि संस्कृति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रहेगा तो उसके समान उसकी भाषा को समझना, उसकी विचारधाराओं को अपनाना, उसका जैसा रहन सहन है, खान पान है, उस प्रकार का अगर वहाँ कल्चर होगा, संस्कृति होगी तो मनुष्य आसानी से उसमें रह लेगा। अगर विपरीत होगा, हमारी संस्कृति अलग है, दूसरे क्षेत्र विशेषों में रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग है, हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। फिर होता है नंबर 4, प्रादेशिक सीमा। जहाँ भी जो भी क्षेत्र विशेष है अलग अलग भागों के अंतर्गत बटे हुए, एक क्षेत्र विशेष की एक निश्चित सीमा होगी, उसके अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति, वहाँ का रहन सहन अगर देखें तो कुछ अलग होगा, उससे दूसरा कोई प्रदेश होगा, उसकी सीमा, उसके अंतर्गत रहने वाले लोगों का क्रियाकलाप है तो वो कहीं ना कहीं अलग मिलेगा, तो उसको कहा जाएगा प्रादेशिक सीमा। फिर एक होता है कालिक अनुक्रम, यानी कालिक का मतलब यहाँ हम ले सकते हैं समय से, और समय के साथ साथ और अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन, तो वो होता है हमारा कालिक अनुक्रम। फिर है विभिन्न प्रदेशों के साथ सामंजस्य, कि हमारा क्षेत्र अलग है और कहीं दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरी प्रजाति, दूसरे व्यक्ति विशेष निवास कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा तालमेल, हमारी विचारधारा, हमारा आदान प्रदान वो कैसा है, उसको हम कह सकते हैं विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत हमारा सामंजस्य कैसा है। तो कहने को बिल्कुल सीधी सी बात है, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र में आपको ये बस 5 ये शब्द ध्यान रखने हैं। थ्योरिकल यहाँ बड़ा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता। आप मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु दे सकते हो। एक होता है जनसंख्या, एक किसी क्षेत्र में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन, एक होता है तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होंगे, एक होगा तो प्रादेशिक सीमा होगी, एक होगा तो कालिक अनुक्रम होगा, और विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न संगठनों से हमारा जो क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है, उस तालमेल को अगर कहा जाए तो वो कहलाएगा हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब आता है भाई एक और शब्द, एक विद्वान आते हैं हट्टीगटन, कि एक विद्वान है हट्टीगटन। इन्होंने क्या किया है, भूगोल को 2 विषय क्षेत्रों में विभाजित किया है। दो विषय क्षेत्रों में क्या किया है, इन्हें विभाजित किया है। अब आपको यहाँ सीधा सीधा ध्यान रखना है, 2 विषय क्षेत्र है कौन से, तो एक तो है भौतिक भूगोल और एक है यहाँ मानव भूगोल या मानवीय क्रियाकलाप। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि आपको यहाँ ध्यान रखना है। हट्टीगटन ये एक विद्वान है, तो ये भूगोलवेता है हट्टीगटन। इन्होंने क्या किया है, भूगोल को 2 अलग अलग विषय क्षेत्रों में विभाजित किया है। अब वो विषय क्षेत्र अगर हमसे कहीं पूछे जाते हैं तो हमें बस इतना ही लिखना है, 2 विषय क्षेत्र हैं, तो वो है, एक तो है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो इनके बारे में विस्तार यहाँ हमें पढ़ना नहीं, बस हट्टीगटन ने भूगोल को 2 अलग अलग विषय क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया है और 2 विषय क्षेत्र हैं, तो एक तो है हमारा भौतिक भूगोल और एक है हमारा
मानव भूगोल। अब अगर देखें तो आज हम वर्तमान में जिस अवस्था में हैं, क्या आज से पहले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले ऐसे ही अवस्था थी? नहीं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मानव भूगोल की अवस्थाएं, यानी किस किस रूप के अंतर्गत मानव भूगोल में परिवर्तन हुआ है। तो नंबर 1 है तो है हमारा प्राचीन समय, एक आता है मध्य समय और एक आता है आज का आधुनिक समय। एक है हमारा आज का आधुनिक समय। अब इतना आप इसके कहने से आप समझ जाओगे कि प्राचीन समय या प्रारंभिक समय, जब से मानव की उत्पत्ति हुई, जब से नए नए क्रियाकलाप बनने स्टार्ट हुए, तो उस समय पर किस प्रकार का रहन सहन होगा, किस प्रकार के क्रियाकलाप होंगे। तो आप कह सकते हो इस समय पर मानव की जो अवस्था थी, उसका रहन सहन का स्तर था, तो बिल्कुल सीधा सीधा कह सकते हैं कैसा रहा होगा, निम्न रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नए कोई आविष्कार नहीं थे। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रह रहा था तो उसको ये ज्ञान नहीं था कि हमारे अलावा इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर कहीं कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा समाज, कोई दूसरा वर्ग भी है। वहाँ का रहन सहन कैसा है, हमारा कैसा है, उन दो अलग अलग वर्गों, उन दो अलग अलग समाजों, क्षेत्रों के बीच में कोई आपसी सामंजस्य नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, या हम यूँ कह दें कोई संचार नहीं था, संचार का कोई माध्यम नहीं था। तो उस समय के अंतर्गत, प्राचीन समय में कहीं भी किसी भी अवस्था के अंतर्गत मनुष्य रह रहा था तो वो एक प्रकार से क्या था, सीमित था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पर कोई किसी प्रकार की कोई खोज कार्य नहीं हुई, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही मध्य अवस्था आती है या मध्य काल का समय आता है तो इसके अंतर्गत क्या स्टार्ट हो जाते हैं, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब हो जाता है यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में धीरे धीरे क्या हो जाती है, खोज स्टार्ट हो जाती है कि आज हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अब मनुष्य अपने स्थान से और आगे धीरे धीरे बढ़ता गया, उसने धीरे धीरे अलग अलग स्थानों की पहचान करनी स्टार्ट कर दी। तब उसको धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि हम जहाँ रह रहे हैं वही इतना ही सारा कुछ नहीं है, इससे आगे, इससे बाहर भी बहुत कुछ है। और भी कोई ना कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज, किसी क्षेत्र में रह रहा है, उनके बारे में वो जानकारी जुटाने लगा। उनके बारे में जैसे ही पता चलता है तो आपसी तालमेल होता है, उनसे संचार या किसी प्रकार की सुविधाओं का आदान प्रदान करना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो इसी दौर के अंतर्गत क्या है, इसी दौर में कुछ नाम आते हैं, इसी मध्य समय के अंतर्गत, मध्य अवस्था के अंतर्गत और कुछ नाम आते हैं। जैसे एक विद्वान अरस्तु, उन्होंने इस समय के अंतर्गत अपने विचार दिए कि अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है, ठंडे प्रदेश का कोई निवासी है, तो ठंडे प्रदेश का जो निवासी है वो हमेशा ही इन्होंने क्या माना है, बहादुर माना है। कि अरस्तु ने एक लाइन कही है कि ठंडे प्रदेश के जो निवासी हैं, वो ठंडे प्रदेश के निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं बहादुर होते हैं, किंतु चिंतनशील क्या होंगे, कम होंगे। चिंतनशील ये हमेशा कम होते हैं। जबकि इन्हीं अरस्तु ने एक और विचार दिया, उसके बारे में कहा कि जो एशिया के जो लोग होते हैं, एशिया के जो निवासी होंगे, वो थोड़े से क्या होते हैं, सुस्त होते हैं। एशिया के जो निवासी हैं वो थोड़े से सुस्त होते हैं, किंतु चिंतनशील अगर देखा जाए तो वो क्या हैं, चिंतनशील की दृष्टि से अधिक सक्रिय होते हैं, वो अधिक चिंतनशील होते हैं। तो एक तो हमारा ये आ जाता है।
यानी मध्य जो समय है, मध्य अवस्था है, मध्य काल है, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में खोज अन्वेषण कार्य शुरू हुआ। लोगों को दूसरे क्षेत्रों के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। वहाँ कहीं ना कहीं आवागमन बढ़ा, संचार बढ़ा। तो इसी दौरान एक विद्वान है अरस्तु, और इन अरस्तु ने अपनी एक विचारधारा दी। उस विचारधारा में इन्होंने क्या कहा कि ठंडे प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वो बहादुर होते हैं। ठंडे प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वो बहादुर होते हैं, किंतु वो चिंतनशील कम होते हैं। जबकि एशिया महाद्वीप के जो देश के लोग होते हैं वो थोड़े से सुस्त होते हैं, किंतु चिंतनशील क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब एक तो ये ऐसा कथन है। एक नाम आता है हिकेटियस, एक नाम है हिकेटियस। हिकेटियस ने क्या किया, हमें संपूर्ण भूगोल के बारे में अवगत करवाया। इन्होंने भूगोल विषय जो क्षेत्र है उस भूगोल विषय क्षेत्र के बारे में हमें इन्होंने जितनी हो सका उतनी जानकारी दी, अवगत करवाया। इसी वजह से इन्हें बोला जाता है भूगोल का जनक। इन्हें बोला जाता है भूगोल का जनक, या आप कह सकते हो पिता। तो ये भी एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता अगर कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं हिकेटियस। तो एक है ये मध्य अवस्था जिसके अंतर्गत अन्वेषण खोज कार्य स्टार्ट हुआ। एक अरस्तु का कथन है और एक हिकेटियस है। तो हिकेटियस को हम कहते हैं जिन्होंने हमें भूगोल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने भूगोल के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करवाया। इसी वजह से इन्हें हम कह सकते हैं भूगोल का जनक या भूगोल का पिता। अब बात आती है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे हमारा, और वो था तीसरा, और वो था आधुनिक समय। वो है हमारा तीसरा, आधुनिक समय या आधुनिक अवस्था। ये क्या है, ये वर्तमान के अंतर्गत और अलग अलग विश्व के, अलग अलग देशों के और अलग अलग भूगोलवेता है, उन भूगोलवेताओं ने अपने अपने इसके अंतर्गत विचार प्रस्तुत किए हैं। या मैं यूँ कह दूँ आज हम जिस अवस्था में रह रहे हैं वो हमारा है आधुनिक समय, आधुनिक अवस्था, आधुनिक समाज, जिसके अंतर्गत हम आज संपूर्ण विश्व के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ किस समाज के किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन कल्चर किस प्रकार का है। तो वो सारी की सारी बातें हैं तो वो हमें मिलती है आज के समय के अंतर्गत, वर्तमान समय में आधुनिक के अंतर्गत। तो सीधी सी बात है जी, आपको यहाँ जो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। विस्तार ज़्यादा नहीं करना कि मानव भूगोल की अवस्था है तो उस अवस्थाओं के अंतर्गत एक था प्रारंभिक समय, प्राचीन समय, जिसमें लोगों का जीवन का स्तर निम्न था, लोगों को विश्व के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अपने तक सीमित थे। दूसरा है मध्य समय, इसमें धीरे धीरे अन्वेषण खोज कार्य स्टार्ट हुआ, लोगों को दूसरे लोगों के बारे में, समाज के बारे में पता चला। इसी समय के अंतर्गत अरस्तु जैसे विद्वानों ने कुछ बातें कहीं, उन्होंने कुछ कथन दिया, और यहाँ हिकेटियस जैसे व्यक्ति विशेष है उनको हम कहते हैं जिन्होंने हमें संपूर्ण भूगोल के बारे में बताया। तो इन्हें कहते हैं भूगोल का जनक या पिता। और एक शब्द है हमारा आधुनिक समय, वर्तमान समय, और जिस वर्तमान समय पर आज हम रह रहे हैं, जिस प्रकार की आज हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, जैसा आज का हमारा जीवन का स्तर है। अब आती हैं इसी के अंतर्गत 1-2 बातें जिस पर मैं पहले चर्चा कर भी चुका हूं। एक शब्द था जिस पर हमने चर्चा की थी, नियतिवादी। एक था संभववाद, और एक आएगा नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद। आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए बस। नियतिवाद था तो उस नियतिवाद के बारे में हमने क्या कहा था कि जैसी हमारी नियति है, यानी हम क्या सोचते हैं जैसी हमारी नियति है ये, या मैं यूं कह दूं जैसा हमारा भाग्य है उसके हिसाब से हम सोचते हैं। पुराने समय में यही तो था, प्रारंभिक समय में यही होता था, या यूं कह दूं आज के समय में बहुत सारे ऐसे समाज, ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, जो अंधविश्वास को ज़्यादा स्वीकार करते हैं, या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या मानते हैं जैसा हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वैसा हो जाएगा। तो यानी ऐसा इसमें भी होता है। इसमें सर्वप्रमुख माना जाता है तो किसको,
प्रकृति को, कि प्रकृति है वो प्रकृति हमेशा क्या होती है, सर्वोच्च होती है, और प्रकृति की शक्तियों के अधीन रहते हुए ही मनुष्य कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, प्रकृति की शक्तियों को स्वीकार करता है। प्रारंभिक समय में ऐसा ही होता था। अब अगर हम बात देखें संभववाद की, तो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आ जाता है, तो इसमें क्या आ जाता है, मानव है। वो मानव क्या है, वो यहाँ क्या हो जाता है, सर्वोच्च हो जाता है। कैसे हो जाएगा, तो मैंने बोला था संभववाद, यानी संभव, ये नामुमकिन नहीं है कुछ भी, किंतु यहाँ महत्वपूर्ण ये था कि प्रकृति है, वो प्रकृति मनुष्य को क्या देती है, अलग अलग समय पर और अलग अलग अवसर देती है। उन अवसर का मनुष्य सदुपयोग करते हुए जब आगे बढ़ता है, असंभव को भी सब संभव करता है, उस विचारधारा को कहा जाता है संभववाद। तो यानी संभववाद के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जो भी अवसर है, उन अवसर का फायदा उठाते हुए मनुष्य जब आगे बढ़ता है, नए नए क्रियाकलाप करता है, तो उसको कहा जाता है, वो होता है संभववाद। अब एक होता है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत दोनों का सामंजस्य होता है। इसमें आप कह सकते हो, तो इसमें होता है प्रकृति और प्लस के अंतर्गत मानव, दोनों का जो सामंजस्य है, दोनों का जो तालमेल है, उन दोनों के तालमेल को स्वीकार करते हुए और मनुष्य क्रियाकलाप करता है, और जो बेहतर अवसर मिलते हैं उनका सदुपयोग करता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ उसको कहा जाता है नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद। अब यहाँ बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाते तो वो यहाँ से बनता है कि वर्तमान समय में नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक तो वो हैं ग्रिफिथ, टेलर। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना वो है ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ क्या किया है, इन्होंने एक विचारधारा दी है, ग्रिफिथ टेलर ने और एक विचारधारा दी है, और उस विचारधारा को प्रस्तुत किया है, और वो विचारधारा है रुको और जाओ, रुको और जाओ। इसका मतलब है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार रुकने का मतलब है कि जब आपको कोई अवसर मिल रहा है प्रकृति के द्वारा, तो उस अवसर के लिए आप इंतजार करो, उसका आप सदुपयोग करो। जैसे आपका उपयोग हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ने के लिए और आगे की ओर निरंतर प्रयास करो। ऐसी जो विचारधारा है वो विचारधारा है नवनिश्चयवाद। और यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक तो ग्रिफिथ टेलर। और अगर हमसे ये पूछा जाए रुको और जाओ की संकल्पना है, विचारधारा है, तो ये विचारधारा संकल्पना है, ये प्रस्तुत की गई है, तो ये भी दी गई है किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा। तो अब इनको अगर हो सके तो थोड़ा सा दोबारा देख लो। एक हमने कहा है नियतिवादी, नियतिवाद का मतलब जो पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन रहते हुए कार्य करे, प्रकृति ही सर्वोच्च हो। संभववाद, प्रकृति के द्वारा मानव को अवसर दिए, उन अवसर का मानव सदुपयोग करते हुए क्रियाकलाप करे। नवनियतिवादी या नवनिश्चयवाद, इसके अंतर्गत प्रकृति और मानव की दोनों का सामंजस्य है। और इसी नवनिश्चयवाद के अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो वो हैं ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक विचारधारा, एक संकल्पना प्रस्तुत की। उसी विचारधारा, उसी संकल्पना को कहा जाता है, वो कहलाती है रुको और जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। जैसा मैंने स्टार्ट के अंतर्गत बोला था ना कि जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मूल तत्व, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ये 2 या 3 बातें हैं। उनसे रिलेटेड जो आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे, उन छोटे क्वेश्चनों में उम्मीद होगी जो हमने ये पढ़ा, इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाए, ये संभावना है। इतना आप अगर पढ़ते हो तो आसानी से 1 नंबर 2 नंबर का जो काम आपका आने वाला होता है उसको अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो।
तो हमारा ये फर्स्ट लेसन मानव भूगोल की प्रकृति अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय, क्षेत्र। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम मानव भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। अलविदा।